ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों से जो हम आगे आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने वाले हैं। बिहार और बीड़ी वाली पोस्ट पर विवाद बढ़ा तो केरल कांग्रेस ने इस पर माफी मांगी। बीजेपी ने कहा 2 राज्यों के बीच झगड़ा करवाना चाहती है कांग्रेस। दूसरी खबर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। तीसरी खबर पूरा पंजाब कैसे बाढ़ से बेहाल है उससे जुड़ी हुई है। 39 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। फिल्मी हस्तियों ने भी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब खतरे के निशान के ऊपर यमुना अभी भी बह रही है। निगम बोध घाट, सोनिया विहार, यमुना बाजार समेत कई ऐसे इलाके हैं जो पानी पानी हो गए हैं। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। जरा सोचिए आप कि सड़क पर शांति से आप अपने घर लौट रहे हैं और तभी एक बेकाबू सरकारी बस का ड्राइवर आपको टक्कर मार देता है। आपकी कोई गलती भी नहीं है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। राजस्थान के बूंदी में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक ड्राइवर की गलती ने एक शख्स की जान ले ली, जबकि दूसरा अस्पताल में है। टक्कर ऐसी कि जिसे देखकर ही दिल दहल जाए। बस ड्राइवर की एक गलती ने कैसे जिंदगी छीन ली, वो देखिए। सीसीटीवी में 2 लोग सड़क किनारे आराम से बातें करते हुए दिखाई दिए। तभी अचानक आई बस ने उनको कुचल दिया। ठोकर ऐसी मारी कि एक युवक तो वहीं गिरा और उसको रौंदते हुए बस आगे बढ़ गई। बस के टायर के नीचे आने से युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके साथ चल रहा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हादसा रोडवेज बस से हुआ, जो कोटा डिपो की है। स्थानीय लोगों ने बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर उस वक्त कंडक्टर से तंबाकू मांग रहा था, तभी उसका ध्यान हटा और उसने 2 लोगों को कुचल दिया। बस ड्राइवर की लापरवाही की ऐसी ही एक और तस्वीर आंध्र प्रदेश के जगियापेट इलाके से सामने आई है, जहां एक सरकारी बस ने बस डिपो के पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि बस बुजुर्ग को रौंदती हुई वहां से निकल गई। दरअसल बस स्टैंड पर यह बुजुर्ग जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि पीछे से मौत बनकर बस आ रही है। बुजुर्ग कुछ दूर बढ़ा ही था कि पीछे से एक बस आई और उसे टक्कर मार दी, जिससे वो वहीं गिर गया। इसके बाद बस उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद ही ड्राइवर को इस घटना का आभास हुआ और उसने बस रोक दी। बस से उतरकर कुछ लोग उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। यूपी के बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां एक युवक बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, लेकिन वही पेड़ उसकी मौत की वजह बन गया, क्योंकि कुछ ही देर में वो पेड़ जड़ से उखड़कर उस युवक के ऊपर गिर गया। पेड़ अचानक गिरा, जिससे वो युवक खुद को संभाल नहीं पाया और उसके नीचे दब गया। इससे पहले वो युवक पेड़ के नीचे अपनी बाइक पर बैठा हुआ नजर आया। वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था ताकि आगे जा सके, लेकिन तभी नीम का एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर उस पर गिर गया। घटना के बाद आसपास के लोग भागे भागे वहां पहुंचे और उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक को भी काफी नुकसान पहुंचा। यूपी के झांसी में एक पिटबुल डॉग ने महिला पर अटैक कर दिया और उसके हाथ को अपने जबड़े में दबाकर जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान कई लोगों ने महिला को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तस्वीरों में दिखा जैसे ही महिला घर से निकली, खूंखार पिटबुल डॉग ने पीछे से हमला कर दिया। इस दौरान एक और महिला दौड़ कर आई, जो कि खूंखार पिटबुल की मालकिन बताई जा रही है। उसने पिटबुल को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन पिटबुल ने महिला को नहीं छोड़ा और उसका हाथ अपने जबड़े में दबा लिया। वहीं पिटबुल से बचने के चक्कर में महिला जमीन पर गिर गई। एक लड़की भी मौके पर आ गई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर पिटबुल के जबड़े से महिला का हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो महिला को पिटबुल की जकड़ से आजाद नहीं करा पाए।
दर्द से बिलख रही महिला की चीख पुकार सुनकर एक लड़का भाग कर आया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर महिला का हाथ कुत्ते के जबड़े से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही पिटबुल के जबड़े से महिला का हाथ बाहर आया, खूंखार कुत्ते ने दोबारा महिला पर अटैक कर दिया। हालांकि इस बार तीनों ने मिलकर कुत्ते को कंट्रोल कर लिया और महिला को बचा लिया। फिलहाल घायल महिला का इलाज चल रहा है। जाम में फंसने के बाद कई बाइक सवार घंटों तक सड़क खाली होने का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंतजार करना पसंद नहीं और वो अपने तरीके से रास्ता निकाल लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक ने ऐसा ही किया। घंटों की ट्रैफिक से परेशान होकर उसने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी कंधे पर उठाई और चल दिया। ये वीडियो हरियाणा के सोहना रोड का है। बारिश की वजह से गुरुग्राम में लंबा जाम लग गया था। युवक काफी देर तक जाम खुलने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब रास्ता खाली नहीं हुआ तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने अपनी स्कूटी कंधे पर उठाई और जाम में फंसी गाड़ियों के बीच से होते हुए निकलने लगा। उसका साथी भी मदद करते दिखा। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करते हुए वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अमेरिका में फ्लोरिडा के बोका रैटन इलाके में समुद्र में तैर रही एक लग्जरी बोट में अचानक से आग लग गई। 52 फीट लंबी ये बोट समुद्र से तट से थोड़ी ही दूर पहुंची थी। तभी उसमें भयंकर आग लग गई। दूर से काला धुआं उठता दिखाई दिया। आग की लपटें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने बोट पर पेट्रोल छिड़क दिया हो। नीले पानी में धू धू कर जल रही सफेद रंग की बोट को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। जिस वक्त बोट में आग लगी उस वक्त उस पर 3 लोग सवार थे। पास में मछली मार रहे कुछ मछुआरे अपनी बोट से वहां पहुंचे और तीनों को सुरक्षित निकाल लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की बोट वहां पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया, लेकिन तब तक बोट जलकर खाक हो चुकी थी। राजस्थान के डीडवाना कुचामन में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब कार और बस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। टक्कर के बाद बस पलट गई, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने धक्का देकर बस को सीधा किया। बाद में एक क्रेन मंगवाई गई और उसकी मदद से कार को सड़क से हटाया गया। इस हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां इन दिनों सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई है। पंजाब का लगभग हर जिला बाढ़ की चपेट में है इस वक्त। शहर, गांव, खेत, खलिहान सब बाढ़ के पानी में जैसे सब ठहरे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर बाढ़ की चपेट में आने से पंजाब में 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गांव वालों की मदद किस तरह से भारतीय सेना कर रही है, ये देखिए आप। इस बोट में जो है ग्रामीण आए हैं। इस मुश्किल घड़ी में अब पंजाब को बचाने के लिए आर्मी, एनडीआरएफ और समाज सेवी संस्थाएं पानी में उतरी। सेना और एनडीआरएफ के बोट्स जो हैं वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, जवान जिम्मेवारी निभा रहे हैं, अपनी इन गांवों तक जाते हैं, गांव में ग्रामीणों को भोजन पहुंचाते हैं। फाजिल्का में सतलुज के पानी ने लोगों से उनका घर छीन लिया। सड़कें डूबी तो लोग छत पर गुजारा करने को मजबूर हैं। पानी को रोकने के लिए बोरियों में रेत भरकर रखी जा रही है। पंजाब में फिलहाल कोई अपना या पराया नहीं, हर कोई अपने आस पड़ोस के लोगों की जान बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इस खतरनाक बाढ़ के लिए तो पंजाब के लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अमृतसर के कई गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो लोगों ने बताया कि इतनी भयंकर बाढ़ उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। जिन खेतों की फसल से पंजाब के किसान देश का पेट भरते हैं, वो खेत पानी में डूबे हुए नजर आए। ये अमृतसर का इलाका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ जो है पानी ही पानी यहाँ पर आपको नजर आएगा। तस्वीरें आप देखिए, जो पूरे खेत हैं वो आपको एकदम जलमग्न नजर आएंगे। सड़क और खेत की जगह यहाँ नदी जैसा मंजर दिखा। पंजाब के लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको भी उन पर तरस आएगा। और पानी दे हालात वेख रहे हो, रात नूं ना बच्चे सौंदे ना वड्डे सौंदे। जो कोई चंद मकान उच्चा है उनके पासे पास सारा पानी बन्ना लाया हुआ है। इनका दर्द बांटने के लिए पंजाब के प्रबुद्ध लोग घर से निकले। जिनके पास खाना नहीं था उन्हें खाना दिया गया। जिनकी छत बारिश का जोर नहीं झेल सकती थी उन्हें पॉलिथीन का कवर दिया। मदद के लिए एनजीओज के साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जमीन पर उतरे। देखिए, पंजाबियों का हौसला तो बुलंद है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि बाढ़ ने वहां के किसानों को बर्बाद करके रख दिया है। पंजाब में बाढ़ से अब तक 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। पंजाब देश का 22% गेहूं और 13% चावल का उत्पादन करता है, जो देश विदेश तक जाते हैं। कई जिलों में गेहूं और चावल की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे इस बार प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ेगा। पंजाब में 1900 से ज्यादा गांव के खेतों में बाढ़ का पानी अपना डेरा जमा कर बैठा है और उस वजह से वहां के किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इधर पंजाब के लोगों का दर्द बांटने के लिए बॉलीवुड के लोग भी आगे आए हैं।
शाहरुख खान से लेकर संजय दत्त, रणदीप हुड्डा, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ समेत कई एक्टर और सिंगर पंजाब के लिए दुआएं करते हुए दिखे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने सीधी मदद भेजी है। ऑरेंज सुपरस्टार्स में सबसे आगे सोनू सूद नजर आए। कोरोना के दौर में लोगों का मसीहा बनने वाले सोनू सूद अपने फाउंडेशन के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। खाने पीने से लेकर हर जरूरी सामान पहुंचाने का काम उन्होंने किया। प्लीज शेयर करो, कोई मच्छरदानियां होन, पशुओं ली तूड़ी होवे, जो भी होवे, खाना राशन जेड़े ज्यादा इफेक्टेड पिंड ने ਉਹਦੇ बारे जरूर दसो। सोनू के साथ दिलजीत दोसांझ ने भी वीडियो मैसेज शेयर किया। कहा, पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की है, सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वहीं रणदीप हुड्डा तो खुद पानी में उतरे। उन्होंने एक एनजीओ के साथ मिलकर गुरदासपुर के लोगों का दर्द बांटा। रणदीप के अलावा शाहरुख खान, संजय दत्त और कपिल शर्मा जैसे कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के लोगों को बताया कि वो उनके साथ हैं। और इस वक्त श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। ईद ए मिलाद पर श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में बवाल हुआ है। दरगाह में लगाए शिलालेख को लेकर हंगामा हुआ है। शिलालेख पर लगे अशोक स्तंभ के चिन्ह को लोगों ने पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया। गुस्साए लोगों का कहना था कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लग सकती। 2 दिन पहले ही वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी ने इसका उद्घाटन किया था। अंद्राबी ने कहा कि जिन्होंने ये हरकत की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज को नहीं बख्शा जाएगा। ये सीधे दहशतगर्दी है और ये किसी सियासी जमात के गुंडे हैं जो पहले भी पथराव करते थे। केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया तो बीड़ी पर भी टैक्स घटा दिया और इसी पर केरल कांग्रेस को ने एक पोस्ट लिखी जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बी से बीड़ी, बी से बिहार, दोनों बी से शुरू होते हैं और इसीलिए इसे पाप नहीं माना जा सकता। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर बिहार का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार करते हुए लिखा, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी। बिहार को कितनी तुच्छ दृष्टि से आदरणीय राहुल गांधी जी देखते हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बी से बीड़ी और बी से बिहारी, इससे ज्यादा बिहार का कोई अपमान नहीं होता। विरोध के बाद केरल कांग्रेस ने अपना ट्वीट हटा दिया। वहीं आरजेडी ने बीजेपी पर बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा, बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती और बी से बुद्धिजीवियों की धरती। एमपी के भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का विवाद अब शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गया है। जहां भारतीय किसान संघ के लोग कलेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठ गए तो वहीं क्षत्रिय महासभा कलेक्टर के समर्थन में उतर आया, जिसके बाद क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाई और मंत्रोच्चारण के बीच तलवार भेंट की। कलेक्टर ने भी म्यान से तलवार निकालकर लहराई, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। वहीं भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता कलेक्टर हटाओ नारे के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना देते दिखे। ये विवाद 27 अगस्त को शुरू हुआ जब कलेक्टर के आवास के बाहर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कलेक्टर के साथ उनकी नोकझोंक हुई। वरिष्ठ नेताओं के दखल के बाद विवाद शांत हुआ, लेकिन इस विवाद में भारतीय किसान संघ और क्षत्रिय महासभा के कूदने से ये मामला गर्मा गया है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया है। नेपाल सरकार की ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक उन सभी सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया गया है जिन्होंने खुद को नेपाल के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। जिन सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया गया है उनमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने तक किसी भी सोशल मीडिया ऐप्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसके बाद नेपाल सरकार ने इस पर बैन का ऐलान किया। जबकि टिकटॉक और वाइबर जैसी चीनी कंपनियों के सोशल मीडिया ऐप्स को बैन के दायरे से बाहर रखा गया। इस बीच नेपाल सरकार ने कहा कि अगर कोई ऐप रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा।
देखिए, हर राज्य बुनियादी ढांचे के विकास का बहुत दावा करते हैं, लेकिन बार बार तस्वीरें उन दावों की पोल खोलती ही दिखती हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले से आए एक वीडियो में फेल सिस्टम का नमूना दिखा। कंधे पर बांस और उस पर लटकती डोली में बैठी महिला प्रेग्नेंट थी। पेट में दर्द उठा तो इसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन गांव तक रास्ता ना होने की वजह से ना तो एम्बुलेंस मदद करने पहुंच पाई और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। आनन फानन में लोगों ने पालकी बनाई और महिला को उसमें बैठाकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। परिजन उबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़ी और जंगल से होते हुए पैदल अस्पताल की ओर चल दिए। एक नदी ने भी रास्ता रोका, लेकिन कई लोगों ने मिलकर महिला को नदी पार कराया। परिजन कठिन और लंबी दूरी तय कर अस्पताल पहुंचे। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले का है। आज भी वहां के आनंदगिरी मंडल के लोगों के लिए सड़क नहीं बनी है। इस इलाके में आदिवासी लोग रहते हैं, उनके लिए विकास के कई दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, जनजातीय लोगों ने उसका एक वीडियो दुनिया को दिखा दिया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंबा में जब एक महिला बीमार पड़ी तो लोगों ने जान जोखिम में डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। सामने खड़ी चढ़ाई थी, रास्ता नहीं था, पत्थरों के बीच से पैदल चलने के लिए कच्ची और खतरनाक सीढ़ियां थी। फिर भी परिजन महिला को इस तरह अस्पताल पहुंचाने में जुटे थे। नीचे खाई थी, एक गलती लोगों को भारी पड़ सकती थी, लेकिन जान हथेली पर रखकर ये लोग पहाड़ की पतली पगडंडियों से होकर अस्पताल की ओर बढ़ते रहे। एक जगह इन पगडंडियों ने भी साथ छोड़ दिया। आगे रास्ता टूट चुका था, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और संभलते हुए धीरे धीरे खतरनाक रास्ते से नीचे उतरे। ये वीडियो चंबा के चुराह उपपंडाल का है। बारिश और लैंडस्लाइड से यहाँ की सड़कें टूट गई हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई बीमार होता है तो उसे अस्पताल पहुँचाने के लिए 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और अब दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि अभी भी हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और वो पानी आने वाले कुछ घंटों में फिर से दिल्ली के कुछ इलाकों को डुबा सकता है। इस बीच जो पानी पहले से है वो अभी तक वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 72 घंटों से दिल्ली में यमुना का पानी भरा हुआ है। यमुना किनारे जिन इलाकों में कभी हरियाली रहती थी, वहां मटमैले पानी का कब्जा है। लोगों के घर अब तक डूबे हैं। मोनेस्ट्री मार्केट से अब तक यमुना वापस नहीं गई। ये सीधी तस्वीर यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं मोनेस्ट्री मार्केट से आपको कि पूरा यहाँ पर लबालब पानी लगातार पिछले 72 घंटों से भरा हुआ है। कल तक जो पानी दिल्ली सचिवालय की सड़क तक था, वो अब पार्किंग के पास पहुंच चुका है। सचिवालय के ठीक करीब तक अब पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये दिल्ली सचिवालय के ठीक सामने की सड़क है। दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीरें भी कल जैसी ही हैं। पानी ने घाट और नदी का फर्क मिटा दिया है। कालंदी कुंज का इलाका अब गाड़ियां नहीं, सिर्फ नाव चलने लायक बचा है। एनडीआरएफ ने यहाँ पैनी नजर बना रखी है। यमुना के पानी ने जिन लोगों से उनका आशियाना छीना, वो अब बेघर हो गए। अभी तक लोगों के घरों के अंदर पानी है। आशंका है कि अगले कुछ दिन उन्हें अपने घर से बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यमुना ने तो अभी तक लोगों के घर और गाड़ियों से अपना कब्जा नहीं छोड़ा। इन मुश्किल हालात में यमुना किनारे बसे गांव के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जब तक गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी में कोई नहीं जाएगा। आपके लिए राहत शिविर लगाए हुए हैं। लेकिन विडंबना ये है, यमुना ने राहत शिविरों को भी निगल लिया। यमुना विहार में राहत शिविर डूब गए। ये लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए थे, लेकिन राहत कैंप पूरी तरह से डूब चुके हैं और उसके अलावा लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इधर पीड़ितों की समस्याओं को सुनने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी निकले। ये बात सही है कि दिल्ली में यमुना का पानी धीरे धीरे ही सही कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पानी डेंजर लेवल के ऊपर है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भारत की पहली लग्जरी बस सेवा शुरू होने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट निजी बस ऑपरेटर फ्लेक्स बस के साथ साझेदारी में ये बस चलाएगी। इसका मकसद प्रदूषण, सड़क पर जाम कम करना और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। फ्लेक्स बस 24 घंटे चलेगी और यात्री सिर्फ 199 रुपए में यात्रा कर पाएंगे। ये बस सेवा नोएडा सेक्टर 16, बोटानिकल गार्डन, गोल्फ कोर्स रोड, गॉड सिटी, जेपी वेस्ट टाउन और परी चौक जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगी। बस में रियल टाइम ट्रैकिंग, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लगातार दूसरे दिन बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। लालू ने एक पोस्टर शेयर करते हुए फेसबुक पर लिखा कि बिहार में गुजराती फॉर्मूला नहीं चलेगा, जिस पर बीजेपी ने भी इस पर करारा जवाब दिया। लालू यादव ने इसी पोस्टर को फेसबुक पर शेयर किया था।
जिसके जरिए पीएम मोदी पर तंज किया गया था कि बिहार को नहीं दिया फैक्ट्री, बिहार में अब कभी नहीं मिलेगी विक्ट्री। इस पोस्टर के साथ लालू यादव ने लिखा, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में, ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। इस बयान पर बीजेपी ने लालू यादव को घेरा। अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब यहाँ राज्यवाद लड़ाई करवाना चाहते हैं। ये गंदी और भद्दी राजनीति लालू जी आपके बिहार में नहीं चलने वाली। जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव के बयान को जहरीला बताया। मान्यवर लालू प्रसाद जी, आपके विचार भी जहरीले, आपका ट्वीट भी जहरीला। जहरीली राजनीति से के दौर से बिहार निकल चुका है। बिहार से सासाराम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और नीतीश को हाईजैक करने का आरोप लगाया। अब भाजपा वाला उनको हाईजैक कर लिया है। अमित शाह बोला कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे, चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस स्थिति में नीतीश जी अपने आप को फंसा लिए हैं दलदल में, अब दलदल से ये निकल नहीं पाएंगे। भाजपा वाला लोग चुन चुन करके उनसे बदला लेने का काम करेगा। चीन और अमेरिका के नफरती रिश्तों के बीच एक हैरान करने वाली खबर आई। खबर यह है कि चाइनीज हैकर्स ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक किया है। आशंका जताई जा रही है कि चीन के हैकर्स ने हर अमेरिकी नागरिक का डेटा चुरा लिया है। यहां तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक का डेटा चोरी हो चुका है। इस हैकिंग के पीछे चीन के हैकर्स ग्रुप सॉल्ट टाइफून का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीनी हैकर्स ने अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क में सेंध लगा ली है और उनके जरिए करोड़ों अमेरिकी नागरिकों के कॉल रिकॉर्ड, टेक्स्ट मैसेजेस और उनकी निजी फाइल्स भी चुरा ली है। जांच एजेंसीज का कहना है कि चाइनीज हैकर्स ने अमेरिका के अलावा करीब 80 और देशों में डेटा चोरी की है और उनके सरकारी, सैन्य और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉल्ट टाइफून नाम का हैकर्स ग्रुप चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम करता है। देश के अलग अलग राज्यों से लगातार खाद की कमी की शिकायत की खबरें आती रहती हैं। इस बीच तेलंगाना के महबूबाबाद में किसानों ने खाद की दुकान पर ही हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया। खाद नहीं तो पत्थर और आग ही सही। महबूबा नगर के किसानों का तो ऐसा ही मानना है, क्योंकि अब उनको खाद की दुकान पर यूरिया नहीं मिला तो उनका गुस्सा ऐसा फूटा। महिला पुरुषों की टोली ने पहले इस दुकान को आग के हवाले किया, फिर जो भी हाथ में आया उसे दुकान पर दे मारा। इस हंगामे के दौरान किसानों की भारी भीड़ दुकान के बाहर जमा हो गई। यूरिया ना मिलने के लिए इस दुकान को जिम्मेदार मानते हुए सभी ने दुकान पर अपना गुस्सा निकाला और बंद दुकान पर जमकर लाठी और पत्थर के साथ आग लगाकर विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में चोरी की बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई। देर रात एक ज्वेलरी शॉप से चोर 30 लाख के गहने चोरी कर वहां से फरार हो गए। लाखों की चोरी की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी को ध्यान से देखिए। अपने साथ औजार लेकर आए चोरों ने आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। पहले दोनों चोर इस दराज को खोलने की कोशिश करते दिखे। इस दराज में समय लगता देख दूसरा चोर दूसरी तरफ चला गया और फटाफट साथ लाए बड़े से पॉली बैग में उसे भरने लगा। इधर अंदर घुसते ही मिला पहला दराज भी खुल गया। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर फटाफट अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया और 30 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। सुबह जब चोरी की सूचना मिली तो पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। पुलिस इन्हीं सीसीटीवी के आधार पर चोरों की खोज में जुटी हुई है। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे आज अपनी पत्नी ताशी डोमा के साथ अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने राम मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही अपने मोबाइल से जन्मभूमि परिसर की तस्वीरें भी कैद की। पारंपरिक भूटानी वेशभूषा, गले में रामनामी पटका, कुछ इसी अंदाज में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे राम जन्मभूमि परिसर में दाखिल हुए। वहीं उनकी पत्नी ताशी डोमा भी सनातन संस्कृति में रची बसी नजर आईं। और जब भूटान के प्रधानमंत्री रामलला के दरबार पहुंचे तो पूरे भक्ति भाव में लीन दिखाई दिए। दाशो शेरिंग टोब्गे ने जन्मभूमि परिसर में भगवान शिव की भी आराधना की। वहीं अधिकारियों से मंदिर निर्माण की भी जानकारी ली।
इससे पहले भूटान प्रधानमंत्री विशेष विमान से गया से अयोध्या पहुंचे तो यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत विदेश मंत्रालय, शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र में एक महिला अधिकारी ने अवैध खनन के मामले में कार्रवाई की तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भड़क उठे क्योंकि फोन पर अधिकारी ने उनको पहचाना ही नहीं, जिससे वो नाराज हो गए। दो पक्षों में मारपीट हुई तो डीएसपी अंजना कृष्णा पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और बीच बचाव करने लगी। तभी एक पक्ष उनसे बहस करने लगा। डीएसपी अंजना ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के करीबी ने फोन लगाकर डीएसपी से कहा, अजीत पवार बात करना चाहते हैं। उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ। डीएसपी अंजना कृष्णा पहले तो अजीत पवार की पूरी बात सुनती हैं, उसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर डिप्टी सीएम हैरान रह गए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। डीएसपी की डेयरिंग देख अजीत पवार सन्न रह गए। आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है। डीएसपी ने फोन पर अजीत पवार की बात नहीं मानी। इस दौरान गुस्साए अजीत पवार ने अफसर को फटकार लगाई। बाद में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए बात हुई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में उस वक्त हंगामा हो गया जब 12 वफात के जुलूस के दौरान पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उत्पातियों ने पुलिस वालों से हाथापाई शुरू कर दी और अपने साथी को छुड़ा ले गए। जुलूस अपने पूरे चरम पर था। तेज आवाज में बजते गानों में लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई कपड़े लहरा रहा था। तभी तेज आवाज आई। कहा जा रहा है कि इस युवक ने हथगोला फेंका। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और किसी तरह अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन ये बात जश्न में डूबे लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने पुलिस वालों को घेर लिया। हाथापाई शुरू हो गई। संख्या कम होने से खाकी बेबस दिखी। लोगों ने आखिरकार इस युवक को पुलिस के कब्जे से छीन ही लिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। इन लोगों ने उस युवक को कंधे पर बैठा लिया और हीरो की तरह पूरे एरिया में घुमाया। जो युवक कुछ पलों पहले पुलिस की गिरफ्त में जाने वाला था, उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायल ने गजा में बड़ा अटैक किया है। इजरायल ने गजा में एक इमारत को धमाके से उड़ा दिया। इजरायल का दावा है कि इस इमारत का इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर रहे थे। इजरायल ने यह भी दावा किया कि हमले से पहले इस बात का ख्याल रखा गया कि धमाके से किसी आम नागरिक को नुकसान न हो। तो इजरायल ने बड़ा अटैक किया है गजा में। इस इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास का बेस बताया जा रहा है कि इस इमारत में हमास का बेस मौजूद था, जिसे टारगेट कर उड़ाया गया और साथ ही दावा किया गया है कि इसे सुनिश्चित किया गया था कि कोई आम नागरिक की मौत इसमें न हो। बात करेंगे पटना की, जहां दौस मोहम्मदपुर इलाके में गद्दा बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। धुआं ऐसा कि दिन में अंधेरा छा गया। आग जिस फैक्ट्री में लगी वहां गद्दे के फोम और थर्माकोल का काम होता है, जिस वजह से आग तेजी से फैली। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने को भागे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी दिखी। बताया जा रहा है कि आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। आग क्यों लगी, इसकी जांच जारी है। अब आने वाले कुछ मिनटों तक आपकी जिंदगी की बात होगी। बात करेंगे सैलाब के खतरे की। ये एक ऐसा खतरा जिसको हम कम समझने की भूल जिसने भी की है वो मौत के मुंह में चला गया है। आज राजस्थान के बांसवाड़ा में भी कुछ यही होने वाला था। अपनी छोटी कार लेकर एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव से लड़ने चला गया था, लेकिन अगले ही पल नदी ने उसे अपनी ताकत दिखा दी। पानी के खतरनाक बहाव में कार अपने आप घूमने लगी और उसके अंदर बैठे बाप और बेटे की जोड़ी खुद को बाहर निकालने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। 1-2 राउंड घूमने के बाद ये कार तिनके की तरह पानी में बहती चली गई। अंदर बैठे बाप बेटे अब सिर्फ लोगों से खुद को बचाने की गुहार ही लगा सकते थे। गाड़ी और उनकी जिंदगी पानी के बहाव पर निर्भर थी। पुल से दूर जाकर कार जब एक ऐसी जगह फंसी तो आसपास के युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए पानी में एंट्री मारकर उन्हें बचाया। अपनी छोटी कार के भरोसे पुल पार करने की कोशिश बाप बेटे पर भारी पड़ गई थी। और इसी तरह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी देर रात पुल को पार करने की कोशिश में एक गाड़ी नदी में जा गिरी, जिसे सुबह निकाला गया।
क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, नदी के तेज बहाव में बहने वाली कार में कितने लोग सवार थे और वो कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता। जिस काली सिंध नदी से कार को निकाला गया उसमें बहाव बेहद तेज था, इसी वजह से रेस्क्यू में भी परेशानी हुई। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव के लोगों को हर दिन सैलाब से लड़ना पड़ रहा है। पानी के जिस बहाव को देखकर ही लोग डर जाते हैं। उत्तरकाशी के लोग उसे हर दिन पार करने को मजबूर हैं। लकड़ी का ये पुल ही उनके लिए नाला पार करने का सहारा है। बारिश से कमजोर होने के साथ पुल टेढ़ा भी हो गया, फिर भी लोग उसे पार करने को मजबूर दिखे। बिना किसी सहारे के नाले के ऊपर लकड़ी पर चल रहे इस व्यक्ति का पैर फिसलता तो इसकी जान पर बात आ सकती थी। पहाड़ों में बारिश के बाद खतरनाक हो चुके नाले हर दिन किसी न किसी की जान ले रहे हैं। उत्तराखंड के साथ हिमाचल में भी कुदरत का डर बरकरार है। चंबा जिले में पहाड़ गिरने का ऐसा खतरनाक वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद आप सपने में भी पहाड़ की तरफ जाने का नहीं सोच सकेंगे, क्योंकि ये वीडियो ही किसी बुरे सपने से कम नहीं। सीटी मारकर लोग नीचे रास्ते पर चलने वालों को आगाह कर रहे थे। पहाड़ के बड़े छोटे हर तरह के पत्थर जिस स्पीड से गिर रहे थे उसे देखकर आप भी समझ गए होंगे कि लैंडस्लाइड कितना भयानक था। पहाड़ के किनारे बहने वाली नदी पर पत्थर गिरे तो मंजर और भी खतरनाक दिखा। चंबा के खजुआ में लैंडस्लाइड का ये वीडियो बता रहा है कि पहाड़ों में खतरा अभी टला नहीं। देखिए, इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का माहौल है। इस बीच मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर ऐसी धमकी मिली जिससे देश की सारी जांच एजेंसीज के कान खड़े हुए हैं। इस मैसेज में यह दावा किया गया है कि मुंबई के अंदर 34 गाड़ियों में 34 मानव बम लगाए जा चुके हैं। दावा यह भी किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में दाखिल हो चुके हैं। धमकी भरे इस मैसेज में आगे यह कहा गया है कि विस्फोट में 400 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल किया जाएगा। इस धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस के मुताबिक पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी कर दी गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि जो मैसेज मिला है उसमें लश्कर-ए-जिहादी नाम के संगठन का जिक्र किया गया। हालांकि पिछले साल सितंबर में भी पुलिस को इसी तरीके के आतंकी हमले की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मामूली विवाद ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया जब एक कैब और स्कूटी के बीच एक व्यस्त सड़क पर टक्कर हो गई और देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद स्कूटी सवार महिला ने अपना हेलमेट निकाला और दनादन कैब ड्राइवर के सिर पर मारना शुरू कर दिया। वहां पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी महिला को रोकने की कोशिश नहीं की। इस बीच एक युवती वहां पर आई और महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला के सिर पर जैसे ड्राइवर को मारने का जुनून सवार था। खैर, माफी मांगने के बाद जब कैब ड्राइवर जाने लगा तो महिला ने हेलमेट से कार की विंडशील्ड भी तोड़ दी। घटना गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के राजसमंद में पानी का नल बंद करने के मुद्दे पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और उनके बीच जंग शुरू हो गई, जिसके बाद लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। इससे पहले वहां खड़े लोगों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इसी दौरान भीड़ में शामिल एक शख्स ने सामने वाले पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद एक शख्स भागा भागा दुकान पर आया और वहां से डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद तो वहां जंग शुरू हो गई। दो पक्षों के बीच विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। लोग दनादन डंडों से वार करने लगे। कुछ लोग डंडा बरसा रहे थे, जबकि कुछ लोग लात घूंसों से हमला कर रहे थे। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बाद में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यूपी की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके गुर्गे वाराणसी में बैठकर अमेरिका के लोगों को चूना लगा रहे थे। 18,000 अमेरिकी नागरिकों से 72 करोड़ लूट लिए। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लैपटॉप, डेस्कटॉप, कई सर्वर, बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, क्राइम को अंजाम देने में इस्तेमाल गैजेट्स भी बरामद किए गए। ये वाराणसी के रोहिनिया थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। इनके निशाने पर अमेरिकी और यूरोपीय देशों के नागरिक होते थे।
है बेसिकली ये इंटरनेशनल सर्वर के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर लेते थे और बाहर के लोगों को टारगेट करते थे और उनसे अलग अलग प्रकार से ठगी करके पैसे को मंगाते थे। हर महीने 3000 अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। और श्रीनगर से बड़ी खबर है, ईद ए मिलाद पर श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में बवाल हुआ है। दरगाह में लगाए गए शिलालेख को लेकर हंगामा हुआ। शिलालेख पर लगे हुए अशोक स्तंभ के चिन्ह को लोगों ने पत्थर से मार मार कर तोड़ डाला। गुस्साए लोगों का कहना था कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लग सकती। 2 दिन पहले ही वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी ने इसका उद्घाटन किया था। अंद्राबी ने अब कहा है कि जिन्होंने भी यह हरकत की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं आसिफ कुरैशी का। आसिफ, पूरे मामले पर और क्या जानकारी हमारे पास? जी हाँ, देखिए ये मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है और अब से थोड़ी देर पहले जो महिलाओं का एक समूह अंदर नमाज पढ़ रहा था उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्लेग को तोड़ने के लिए ईंट पत्थर से उसको तो एक बार फिर से तोड़ा। इस समय पुलिस की अतिरिक्त कुमक यहाँ पे बुलाकर अंदर से महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को यहाँ पे बुलाकर इन महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मैं बता दूं कि ये जो प्लेग लगा है ये बिल्कुल इस दीवार पे लगा था जिसमें यह एम्बलम था, अशोक का एम्बलम था, जिसका विरोध यहाँ पे लोग कर रहे थे। हम नीचे जाकर के करीब जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस का जमावड़ा है और पुलिस का ये कहना है कि वो यहाँ से लोगों को बाहर निकालकर एक विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को यहाँ पे लगा दिया गया है। मैं दिखा दूं कि ये जो एम्बलम है ये यहाँ पे लगा हुआ था, इस दीवार पे लगा हुआ था और अब देखिए यहाँ से पुलिस जो बुलाकर उन महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और ठीक उसी जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ये फ्लैग लगा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला सुरक्षा कर्मियों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और लोग उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद यहीं पे आ रहे हैं। उनकी आप देख सकते हैं फारूक साहब क्या कहेंगे? फारूक साहब सुरक्षा कर्मी पीछे कर रहे हैं हमको क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही जगह है, ठीक वही जगह है जहां पे आपसे थोड़ी देर पहले महिलाएं जो है विरोध कर रही थी और सुरक्षा कर्मी लोगों को रोक रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को भी अंदर जाने दिया जाता है या नहीं ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। फारूक साहब को भी आगे किया जा रहा है, उनको इस गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया जहाँ पे ये विरोध हो रहा था। उनके सुरक्षा कर्मी हमें उनसे दूर ले जाएगी। फारूक साहब क्या बोल? फारूक साहब कुछ कहेंगे क्या? फारूक साहब यहाँ पे सुरक्षा कर्मी हमको फारूक अब्दुल्ला के नजदीक नहीं जा रहे हैं। फारूक साहब भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो मामला है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि अगर देखें तो दरगाह हजरत बल की ये दरगाह काफी ज्यादा लोगों को प्रिय है। यहाँ पे पैगंबर साहब का एक बाल रखा हुआ है जिसकी जियारत करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और जो 3 दिन पहले यहाँ पे रेनोवेशन का काम हुआ था काफी अच्छा सा इस जियारत को एक बार फिर से सजाया गया था। लेकिन एक पत्थर पे लगे हुए एम्बलम को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। लेकिन सवाल तो यही है ना आसिफ, यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा आखिर क्यों? अशोक स्तंभ से दिक्कत क्या और किसे है? और अगर वो वहां पर लगाया भी गया है तो फिर वहां उसके साथ इस तरीके से छेड़छाड़ तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? दिक्कत क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे जो विरोध कर रहे थे महिलाएं उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई पुतला नहीं, कोई बुत नहीं हो सकता, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका ये कहना है जब तक पूरे पत्थर को नहीं हटाया जाएगा उनका विरोध जारी रहेगा। और आज दोपहर बाद भी जब पहले बार ये सामने आया था, लोगों की नजर इस एम्बलम पे पड़ी थी, तो उन्होंने एक व्यक्ति ने जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो वक्फ का ही कर्मचारी है, उसने पत्थर के हाथ में लेकर इस एम्बलम को तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं मंशा क्या है, वो तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता है उनकी तरफ से बात जो ट्वीट करके बताया गया कि वो उन्होंने कहा कि वो कोई धर्मगुरु नहीं है लेकिन मस्जिद के अंदर पुतला नहीं लगाया जा सकता, ये वो जानते हैं, मानते हैं, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई है। यानी कहीं ना कहीं
जो धार्मिक भावनाओं की आड़ में यहाँ पे एक राजनीतिक भी हो रही है वो भी सामने आ रही है, क्योंकि दरख्शांत रबी का सीधे तौर पर यह आरोप है कि इस हमले के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके समर्थक शामिल हैं, जबकि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है वो धार्मिक भावनाएं आहित करता है। मस्जिद के अंदर कोई पुतला, कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी हाथ में पत्थर लेकर इस फ्लैग को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिनको बाद में पुलिस ने बाहर निकाला। लेकिन चूंकि धर्म और राजनीति अब दोनों ही चीजें एक साथ आ गई हैं, आने वाले दिनों में ये किस करवट बैठता है वो भी देखने लायक होगा। लेकिन इसके पृष्ठभूमि में बता दूं कि 5 दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आए थे दरगाह हजरत बल में, तब इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। तब ये खबर आई थी कि उमर अब्दुल्ला को अंदर मुख्य जो सैंक्टम सेंक्टोरम है इस दरगाह का, वहां पे घुसने नहीं दिया गया, अंदर प्ले बोर्ड से उसको पूरा ढक दिया गया था। और कहीं ना कहीं इस एक जो राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत थी वो उसी दिन से हो गई थी। लेकिन वो राजनीतिक लड़ाई ये रूप लेके सामने आएगी ये भी शायद किसी को जहन में नहीं था। और जिस तरीके से एक अशोका स्तंभ का एम्बलम को लेकर एक बड़ा धार्मिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि सबसे पवित्र मस्जिद जो कश्मीर में कहे, जम्मू कश्मीर में कहे, दरगाह हजरत बल में प्रतिमा का होना और ये धार्मिक भावनाओं का आहत करने वाली बात कहना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और आने वाले दिनों में ये कौन सा रुख लेता है वो देखने लायक होगा, अभी वहां पर कई सालों के बाद यहाँ पे जो नारेबाजी हुई थी उसमें धार्मिक नारे लगे थे, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा के वो नारे भी लगे। तो कहीं ना कहीं जो धर्म का जो आस्था की बात है, धर्म और आस्था के सामने सब कुछ जो है बोना पड़ जाता है। और यही देखने को यहाँ पे मिलता है कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन की तरफ से दी जाने वाली सफाई लोग नहीं मान रहे हैं, और वो इसी बात पे अड़े हैं कि ये जो प्लेक यहाँ पे लगाया गया है इसको जब तक पूरे तरीके से उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो क्या वो उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं? अभी किस तरफ अंदर गए हैं? क्या प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो रही है क्या उनकी? जी हाँ, नहीं, फारूक अब्दुल्ला का कार्यक्रम यहाँ पे आने का था, क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी की जो तकरीब है वो मनाई जा रही है। और फारूक अब्दुल्ला शाम की नमाज पढ़ने के लिए दरगाह हजरत बल आने वाले थे। इस बाबत जानकारी पहले ही सुरक्षा कर्मियों के पास थी और फारूक ठीक उसी समय पे यहाँ पे आए, नमाज अदा करने के लिए आए। लेकिन जो यहाँ पे बात देखने को मिली कि जिस गेट में जहाँ पे ये पत्थर लगा हुआ है, जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके जरिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अंदर आने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे महिलाएं अभी भी बैठी है, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला को दूसरे गेट से अंदर जाने के लिए कहा गया। वो मस्जिद परिसर में इस समय हैं। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश तो की थी कि वो अपनी प्रतिक्रिया दे इस पूरे मामले में, लेकिन उन्होंने खामोशी रखी और उनके सुरक्षाकर्मी उनका सुरक्षा घेरे में लेकर अंदर चले गए। लेकिन जो मामला बना हुआ है वो यहाँ पे है, बना हुआ है, इस द्वार पे बना हुआ है, इस जगह पे बना हुआ है जहाँ पे ये पत्थर लगा हुआ है। और खासतौर पे जिस तरीके से उग्र तरीके से महिलाओं ने यहाँ पे विरोध किया, ईंट पत्थर से उस प्लेग को तोड़ने की कोशिश की, और जो साफ उनका कहना था कि जब तक पूरे तरीके से पत्थर नहीं तोड़ा जाएगा उनका विरोध जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ठीक है आसिफ, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों तक आगे हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इसी के साथ आज की एबीपी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज, और आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।